नमस्कार साथियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के प्रथम अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है जिससे हम प्रामाणिक रूप से यह कह पाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ये विशेषताएं हैं। कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कुछ तत्वों, प्राकृतिक और अप्राकृतिक तत्वों के माध्यम से मात्र अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। प्रामाणिक रूप से ऐसा होता होगा या ऐसा ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम समझने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। साथियों, पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, ये इस सतह से औसत रूप से 6371 किलोमीटर गहरा है। यानी पृथ्वी थोड़ी चपटे आकार की है, जिसको लद्वक्स गोलाब कहते हैं, जियोड शेप कहते हैं, लद्वक्स गोलाब। तो ये पृथ्वी का जो आकार है, इस आकार में ऊपर से थोड़ी ये चपटी है, पिचकी हुई है, और नीचे वाले भाग से भी थोड़ी पिचकी हुई है। जितनी ये पिचकी हुई है उतनी ही दोनों साइड से ये बाहर निकली हुई है। कहने का मतलब है इसकी ये त्रिज्या थोड़ी कम और ये भूमध्य रेखीय त्रिज्या थोड़ी ज़्यादा है। औसत रूप से इसकी गहराई अपन केंद्र है वो 6371 किलोमीटर मानते हैं। अब पृथ्वी की सतह पर हम रहने वाले पृथ्वी के केंद्र यानी 6371 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी, उसकी क्या विशेषताएं होगी, इसके बारे में सटीक जानकारी ले पाना या पता लगाना पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मनुष्य अभी तक अपने जितने भी साधन संसाधनों के माध्यम से 12 किलोमीटर की गहराई तक ही जानकारी जुटा पाया है। तेल का कुआं अधिकतम जो गहरा है मनुष्य के द्वारा खोदा गया, उसकी गहराई 12 किलोमीटर है, और पृथ्वी का केंद्र है वो 6371 किलोमीटर है। तो इस 6371 किलोमीटर यानी केंद्र के सामने ये गहराई बहुत ही तुच्छ है। इस गहराई से हम इस संपूर्ण का पता नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगाया जा सकता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में संरचना कैसी होगी, इसको समझने के लिए कुछ प्राकृतिक और अप्राकृतिक तत्व हैं, उनका सहारा लिया जाता है। घनत्व का, दबाव का, तापक्रम का, ज्वालामुखी क्रियाएं, भूकंप और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो विद्वानों ने परिकल्पनाएं की है, उनका सहारा लेकर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करते हैं। पहली बात विद्यार्थियों यहाँ यह समझने की है कि पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये जो उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये स्थिर ध्रुव कहलाते हैं इस पृथ्वी के सापेक्ष। इन ध्रुवों पर जितनी पृथ्वी झुकी हुई है उतनी ही झुकी हुई वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति करती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ध्रुव है ये अपरिवर्तनीय है, ये पृथ्वी के वास्तविक ध्रुव है, इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों में परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव है उनमें परिवर्तन होता है। उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में जो तत्व है उन तत्वों में विचलन होता है। उन तत्वों में विचलन इसलिए होता है क्योंकि केंद्रीय भाग में कहीं पर उन तत्वों की मात्रा ज़्यादा कम हो जाती है, उनकी स्थिति में बदलाव होता है, और उनकी स्थिति में बदलाव तभी होगा जब कठोर और मुलायम जैसी स्थितियाँ आएगी और उन तत्वों की सघनता और विरलता जैसी स्थिति बनेगी। तो उसके कारण पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव है उन चुंबकीय ध्रुवों में भी परिवर्तन होता है। विद्यार्थियों, पृथ्वी के वास्तविक ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ये स्थिर ध्रुव है, अपरिवर्तनीय ध्रुव है, लेकिन ये पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव नहीं है। ये पृथ्वी के वास्तविक ध्रुव है जिससे पृथ्वी झुकी हुई है, लेकिन ये पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव नहीं है। पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव है उनमें परिवर्तन होता रहता है, उनमें परिवर्तन होता है, और उसका अध्ययन जो है वो पैलियोमैग्नेटिज्म पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। जब आगे के अध्याय हम पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनिकी पढ़ेंगे,
बाकी चीज़ें पढ़ेंगे तो उनमें ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से हम समझेंगे। लेकिन आपको यहाँ ये समझना है कि पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव है उनमें बदलाव होता है, जो कि इस आंतरिक भाग है उस पर निर्भर है। वास्तविक ध्रुव का आंतरिक भाग के पदार्थों से कोई लेना देना नहीं है, वो पृथ्वी की स्थिरता के कारण है। लेकिन ये जो चुंबकीय ध्रुव है उनमें जो परिवर्तन होता है उससे पृथ्वी के केंद्रीय भाग में पाए जाने वाले तत्वों की सघनता, उनकी विरलता, उनके स्थान परिवर्तन का सीधा साधा प्रमाण प्रभाव देखा जा सकता है, प्रमाण माना जा सकता है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है वो उत्तरी वास्तविक ध्रुव से थोड़ा पश्चिम में हडसन की खाड़ी में प्रिंस ऑफ वेल्स नाम की जो जगह है वहाँ पर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव आता है। और पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है इस वास्तविक दक्षिणी ध्रुव के थोड़ा पूर्व में अंटार्कटिका के किनारे विक्टोरिया नामक स्थान पर है, जो कि वर्तमान में है। लेकिन इनमें समय के अनुसार परिवर्तन आता है, जो इस आंतरिक भाग की तत्वों की सघनता, उसकी स्थिरता पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों, यहाँ ये ध्रुवों की बात कहने का उद्देश्य ये था जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि इस सतह से लेकर इस केंद्र तक 6371 किलोमीटर की जो गहराई है वहाँ तक चट्टानों की सघनता एक जैसी नहीं है, उनकी प्रकृति और उनका संगठन एक जैसा नहीं है। एक जैसा नहीं है तभी ही इन ध्रुवों में परिवर्तन होता है, तभी इस आंतरिक भाग की जो परतें हैं उनमें परिवर्तन होता है और उसका प्रभाव पृथ्वी के चुंबकत्व गुणों पर पड़ता है। इसका मतलब ये पूर्ण रूप से ठोस नहीं है तो पूर्ण रूप से तरल भी नहीं है। इसको समझने के लिए एक आसान उदाहरण हम लेते हैं। आप सब साथियों जानते हो, आपने तरबूज खाया होगा। तरबूज खेतों में होता है, ऊपर से ग्रीन कवर वाला होता है, हरे रंग की उसकी डिज़ाइन बनी होती है। वो तरबूज उसको आप बराबर बीच में से 2 भागों में काटो। पका हुआ तरबूज आप जब काटते हो तो उसकी जो संरचना है उस संरचना को काल्पनिक रूप से मानते हुए पृथ्वी की संरचना से जोड़ो। जैसे उस तरबूज के ऊपर बहुत ही पतली हरे रंग की एक परत होती है, उसी तरह पृथ्वी के ऊपर जितना भी जो ये जैव मंडल है, जैव संतति है, यह उसी तरह बहुत पतले आवरण के रूप में है। जैसे तरबूज के ऊपर आप नाखून से उस परत को हटा सकते हो, क्या वैसा ही नहीं है पृथ्वी के ऊपर जैव मंडल? उसको भी अपन हटा सकते हैं। कहने का मतलब है बाहरी जो खोल है उस तरबूज का वो एक हरित आवरण के रूप में है और पृथ्वी पर वो एक जैव मंडल के रूप में उस आवरण को, उस पृथ्वी को घेरे हुए है। दूसरा, जैसे तरबूज का खोल आता है वो कठोर होता है, उसी तरह से इस पृथ्वी की इस हरित आवरण के बाद की जो परत है जो पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करती है, चट्टानों की परत है जिसको अपन क्रस्ट कह सकते हैं। जब आगे हम समझेंगे इसकी परतों के बारे में, तो ये एक कठोर चट्टानों की परत आती है जो पृथ्वी के बाहरी आवरण का निर्माण करती है। अब उसके बाद की बात है, जैसे आप तरबूज को देखोगे उस हरित पतली परत के बाद में उसकी जो खोल आता है तरबूज का, और उसके बाद में उसका जो आंतरिक संरचना है, उस आंतरिक संरचना में एक जैसी संरचना नहीं होती है। कहीं पर कठोर और कहीं पर मुलायम संरचना होती है, कहीं पर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो कहीं पर केंद्रीय भाग है वो थोड़ा कठोर सा होता है। पृथ्वी में भी वैसा ही है, केंद्रीय भाग है वो कठोर माना जाता है क्योंकि पृथ्वी में के जो चुंबकत्व का गुण है वो लोह तत्वों वाली चट्टानों से उत्पन्न होता है और पृथ्वी के केंद्र में लोह तत्वों वाली जो चट्टानें हैं जिसमें निकिल और फेरस उसकी प्रधानता है, तभी पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है। तो चुंबकत्व के गुण से हम सीधा इसको हम जोड़ सकते हैं कि केंद्रीय भाग में अधिक धात्विक गुणों वाली चट्टानों की सघनता है, इसलिए उसमें चुंबकत्व का गुण है। इसका मतलब केंद्रीय भाग है वो कठोर होगा। लेकिन ये जो बीच वाला भाग है, इस केंद्रीय भाग और इस खोल के बीच वाला जो ये भाग है पृथ्वी का, ये भाग पूर्ण रूप से कठोर नहीं है जैसा कि तरबूज में है। समझने के लिए उसमें कहीं कहीं लिक्विड वाला पार्ट आता है और इसमें लिक्विड वाला पार्ट जहाँ आएगा जहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ जहाँ जहाँ होंगे वहाँ पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा चैम्बर बन जाते हैं। समझने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का मतलब है
ऐसे आणविक खनिज यूरेनियम, थोरियम और उसके साथ दूसरे जितने भी जो पदार्थ है जिनसे आपसी अंतःक्रिया से रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ऊष्मा का जनन होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये समस्त तत्व है और जहाँ कहीं इनकी प्रधानता होती है, आपसी अंतःक्रिया होती है, रिएक्शंस होते हैं और ऊष्मा का जनन होता है। फलस्वरूप तापमान बढ़ेगा तो चट्टानें पिघलेंगी, चट्टानें पिघलेंगी तो वो मैग्मा चैम्बर के रूप में रहेंगी। यानी आंतरिक भाग ऐसा दुर्बल है जैसा हम तरबूज से समझ सकते हैं। समझने के लिए तो ये जो बीच वाला भाग है वो कठोर नहीं है। तापमान, घनत्व और दबाव की जो दशाएं हैं, उन दशाओं के कारण ये जो बीच वाला भाग है वो दुर्बल है। एस्टेनोस्फीयर इसको कहा जाता है। ये दुर्बल है। दुर्बल का मतलब कमज़ोर है, कठोर नहीं है। ये केंद्र भाग कठोर चट्टानों वाला है, बाहरी खोल कठोर है, लेकिन बीच वाला भाग दुर्बल है। अब इसी दुर्बल मंडल, ये जो दुर्बलता वाला मंडल है जिसको मेंटल भी कहते हैं, इसी के कारण पृथ्वी के चुंबकत्व और चुंबकीय ध्रुवों में थोड़ा परिवर्तन होता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सतह से लेकर केंद्र तक पृथ्वी के चट्टानों का स्वरूप एक जैसा नहीं है। अब देखिए परिवर्तन क्यों होता है। परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी जिस गति से घूमती है वो सनातन है, लगातार आदिकाल से वो इसी गति से घूमती आई है और आगे भी घूमेगी। जो उसकी गति है, उस गति के साथ पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है कई बार उसी गति से नहीं घूम पाता है। कारण बाहरी खोल जितना कठोर है, उसके बीच में तरल सा भाग है, दुर्बल है, एकदम तरल भी नहीं कह सकते, म्यूकस अवस्था, और उसके बाद में केंद्रीय भाग कठोर है। तो बाहरी खोल जिस गति से घूमता है, केंद्रीय भाग उस गति से नहीं घूम पाता और साथ में इन पदार्थों का रिएक्शंस होता रहता है। तापमान, घनत्व, दबाव की परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती रहती है। तो उन सबके प्रभाव के कारण बाहरी खोल और आंतरिक जो पिंड है, केंद्रीय भाग है, उसके घूमने की स्पीड में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप ये जो चुंबकत्व गुण और चुंबकीय तरंगों के ये जो ध्रुव है, इन ध्रुवों में परिवर्तन होता है। इन ध्रुवों में परिवर्तन यह साबित करता है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग है वो पूर्ण रूप से कठोर नहीं है तो पूर्ण रूप से तरल भी नहीं है। ये दोनों मिश्रित बातें हैं वो यहाँ पर निकल के आती हैं। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी, वो आपके जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना विषय का जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक में उसके स्रोत हैं, उन स्रोतों का अपन डिटेल से अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से घनत्व, दबाव, तापक्रम, ज्वालामुखी और भूकंप, इनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हम थोड़ा सा पृथ्वी के इतिहास, उत्पत्ति के इतिहास की तरफ अगर बढ़ें और उसको समझें तो भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, हालांकि उसकी उत्पत्ति की जो विचारधाराएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, वो अलग अलग हैं। मोनेस्टिक है, डुअलिस्टिक है और मॉडर्न है, यानी एक रूपतावादी है, एक और द्वैततावादी है और आधुनिक परिकल्पनाएं हैं। अगर हम उनमें नहीं जाते हैं, लेकिन मोटे रूप में जो इस पृथ्वी में जो चट्टानें हैं, उसी तरह से इस अंतरिक्ष में और ब्रह्मांड में दूसरे जितने भी जो पिंड है, उनकी चट्टानों से पृथ्वी की चट्टानों में समानता का जब अध्ययन करते हैं, उदाहरण के लिए जो उल्का पिंडें होती हैं, उन उल्का पिंडों कई बार जब उल्कापात हो जाता है, वो चट्टानें धरातल पर गिर जाती है। वायुमंडल के घर्षण, ये पृथ्वी है, इसके बाद में ये वायुमंडल का जो आवरण है और वो जो बड़ी उल्का है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर पृथ्वी की तरफ आती है और इस वायुमंडल में घर्षण के बाद जो शेष बची हुई उल्का होती है वो धरातल पर गिर जाती है। जो धरातल पर उल्का गिरी उसको उल्कापात कहते हैं। अब उन उल्का के उन पदार्थों का, चट्टानों का संगठन और उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसमें भी निकेल और फेरस जैसे तत्व है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका मतलब जब उन्हीं तत्वों से संगठन थे उनके पृथ्वी के ऊपर, जब निर्माण काल में, पृथ्वी आदि काल में थी, जब ये निर्माण की अवस्था में थी, तो इसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा था। आसपास के जितने भी पदार्थ है वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते गए, चिपकते गए, एक चट्टानी स्वरूप बनता गया, पिंड की रचना हुई, ग्रह बना और पृथ्वी कहलाई। इस रूप में पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से इन पिंडों को आकर्षित करती रही और अपने में आत्मसात करती गई। तो ये जो पिंड है, जितनी भी उल्काएँ हैं, ब्रह्मांडीय कचरा है, उनकी चट्टानों का अध्ययन, उनकी
अध्ययन से ये पता चलता है कि उनकी विशेषता और पृथ्वी की चट्टानों की विशेषताओं में एक साम्यता है। इसका मतलब उनमें लोह तत्वों ज़्यादा पाए जाते हैं, निकिल फेरस है वो अधिक है, तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में भी निकिल और फेरस अधिक है। बाहरी चट्टानें हैं, उनका स्वरूप है वो बनता बिगड़ता रहता है। वो एक चट्टानी चक्र होता है चट्टानों के निर्माण का, उसमें बाहरी स्वरूप है वो तो बनता बिगड़ता रहता है। अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, आग्नेय, फिर अवसादित, कायांतरित, आग्नेय, वो एक चक्र है वो बाहरी स्वरूप में चलता रहता है। लेकिन समझने के लिए हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उनमें चट्टानों की संरचना और संगठन में जो विशेषताएं हैं वो पृथ्वी के भाग में, केंद्रीय भाग में होगी। तो इनमें निकिल और फेरस ज़्यादा है, तो पृथ्वी के भी केंद्रीय भाग में निकिल और फेरस ज़्यादा होंगे। इसके बाद जो घनत्व, दबाव और तो जो तापक्रम की विशेषताएं हैं, उनसे हम पृथ्वी की केंद्रीय भाग की विशेषताओं को और डिटेल से और विशद रूप से समझ सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार उल्कापिंडों की संरचना, चट्टानों के संगठन और उनकी विशेषताओं से हम पृथ्वी की आंतरिक भाग की जो है संरचना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही हम ये जानते हैं कि पृथ्वी ठंडे होने की प्रक्रिया में है। पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो बहुत ही तप्त है, तप्त पदार्थों से पृथ्वी की निर्माण हुआ, ये बात भी सत्य है। बाहरी खोल ठंडा हो रहा है, ठंडा होने की प्रक्रिया में है, वायुमंडल का निर्माण हो गया, जलमंडल का निर्माण हो गया, परतें हैं वो ठंडी होकर और कठोर क्रस्ट के रूप में बन गई। लेकिन आंतरिक भाग है वो अभी भी बहुत ही तप्त है, बहुत ही तप्त है। अगर हम मोनेस्टिक विचारधारा को माने, परिकल्पनाओं पर माने, उनको माने, तो सूर्य से निकले हुए तप्त पदार्थों से पृथ्वी और दूसरे जितने भी जो ग्रह है, चट्टानी ग्रह है, उनका निर्माण हुआ। तो सूर्य से निकले जितने भी जो पदार्थ थे वो बहुत ही तप्त रहे होंगे। पृथ्वी का केंद्रीय भाग है वो बहुत तप्त है, जो उसकी प्रामाणिकता देता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में अधिकतम तापमान है और उस तापमान के कारण ही उस तापमान के संपर्क में आने वाला जितना भी जो भूमिगत जल होता है वो वाष्पीकृत होकर बाहर निकलता है। साथ ही जितने भी जो ज्वालामुखी है उनके उद्भेदन है वो यह सिद्ध करते हैं क्योंकि पृथ्वी का केंद्रीय भाग अभी भी बहुत ही तप्त अवस्था में है और धीरे धीरे ठंडे होने की प्रक्रिया में है। पृथ्वी के चारों ओर हजारों की संख्या में ज्वालामुखी है जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से जितनी भी जो ऊष्मा है, तप्त रूप है, उसको धीरे धीरे बाहर की तरफ मुक्त करते हैं जैसे, और उसके कारण पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हो रही है वैसे वैसे उसमें सिकुड़न भी हो रही है और धरातल पर विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण भी होता है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग तप्त है और जितने भी जो ज्वालामुखी है वो उसके सेफ्टी वाल्व के रूप में है। उदाहरण के लिए जैसे घर में अपन कुकर काम में लेते हैं, उस कुकर में आप चाहे पानी या दूसरी चीज़ डाल के जब पकाते हैं उसको गैस पे रखते हैं, तो गैस का जहाँ पर तापमान वाला सोर्स होता है उसके कारण जो धीरे धीरे वो पानी है वो गर्म होता है और एक कंडीशन आती है जब कुकर की सीटी लगती है। अगर वो सीटी नहीं लगे तो एक स्थिति बनेगी जब कुकर फूट जाएगा। तो वही बात है, तापमान इसमें बढ़ता है, बढ़ा हुआ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उनकी आपसी अंतःक्रिया से तापमान है वो बढ़ता रहता है। तो जहाँ कहीं भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनकी अंतःक्रिया से तापमान बढ़ने के कारण जितना भी भूमिगत जल होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है। वो गैसें वगैरह, चट्टानें पिघलती है तो गैसें भी बनती है और वो गैसें, वो भाप है जो बाहर निकलने के लिए चट्टानों के बीच में से रास्ता बनाते हैं और पिघली हुई चट्टानें होती है उसी रास्ते से बाहर आकर मैग्मा के रूप में, लावा के रूप में धरातल पर फैल जाती है। तो वो सिद्ध करता है कि आंतरिक भाग तप्त है। लेकिन ये सारे ज्वालामुखी की क्रियाएं पूरे ग्लोब के जो चारों ओर फैली हुई है वो यह भी सिद्ध करती है कि आंतरिक भाग में तापमान बहुत ज़्यादा है, आंतरिक भाग में चट्टानों का दबाव बहुत ज़्यादा है और आंतरिक भाग अभी भी ठंडे होने की प्रक्रिया में है। कुल मिलाकर आंतरिक भाग तप्त है, बाहरी भाग ठंडा है। आंतरिक भाग से
ये जितने भी जो ज्वालामुखी निकलते हैं, इनसे निकली हुई चट्टानें हैं, उन चट्टानों की जब संरचना का अध्ययन किया जाता है तो उसमें लौह तत्वों की प्रधानता होती है। तो आंतरिक भाग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर लौह तत्वों वाली चट्टानों की सघनता मात्रा बढ़ती जाती है, जिसके कारण पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पृथ्वी का बाहरी भाग हल्का है, ठंडा है, कमज़ोर और मुलायम चट्टानों का बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हम बाहरी सतह से आंतरिक भाग की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान भी ज़्यादा है, वैसे वैसे चट्टानों पर दबाव भी ज़्यादा है, वैसे वैसे चट्टानों का घनत्व भी बढ़ता जाता है। इसके फलस्वरूप ज्वालामुखी की क्रियाएं होती है और जो भूकंप आते हैं उन भूकंप की जो तरंगें होती है उन तरंगों से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर यह विशेष उल्लेखनीय बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले समस्त प्रकार के जो तत्व है उन तत्वों को प्राकृतिक और अप्राकृतिक दो भागों में बांटा गया है। तो इन सब में घनत्व, दबाव, तापक्रम और ज्वालामुखी, भूकंप और जो उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं की गई है विद्वानों के द्वारा, उनको भी अगर साक्ष्य के रूप में मानकर उनका भी अध्ययन करें तो इन सब स्रोतों में सबसे प्रामाणिक, सबसे गहराई तक जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाला जो स्रोत है वो भूकंपीय तरंगें मानी जाती है, क्योंकि ज्वालामुखी है इसकी गहराई भी 30 से 100 किलोमीटर तक होती है। इससे ज़्यादा बहुत गहराई से जो है मैग्मा का उद्वेलन ऊपर की तरफ नहीं होता है। तो ये जो गहराई है ये 6371 किलोमीटर की तुलना में भी बहुत कम है। इसलिए ज्वालामुखी को भी मुख्य आधार नहीं माना जा सकता कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। केवल ये 2900 किलोमीटर की अधिकतम गहराई पर जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उन भूकंपीय तरंगों की इस प्रकार की जो तरंगें होती है वो अधिकतम 2900 किलोमीटर की गहराई तक, यानी लगभग इस सतह से इस केंद्र की आधी गहराई तक वो सटीक जानकारी दे देती है। इससे अलावा कोई दूसरा माध्यम अभी तक विद्वानों के पास नहीं है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सटीक जानकारी दे पाएँ। तो विद्यार्थियों, कल के लेक्चर में अपन अध्ययन करेंगे कि उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से साक्ष्य है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। धन्यवाद।